हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी आपको लग रहा है कि तैयारी नहीं हो पा रही है और मैं तैयारी किस तरह से करूं जो इस बार यूपी टेट मेरा निकल जाए, किसी भी तरीके से इस बार यूपी टेट, सी टेट और फिर बाद में सुपर टेट भी निकालना है, तो उसके लिए आपको अरविंद की बुक को पढ़ना होगा। अगर आप ये बुक ले सकते हैं तो ले लीजिए, और अगर नहीं ले सकते हैं तो मेरे द्वारा डाले गए वीडियोस जो मैं आज से स्टार्ट करवा रही हूँ, यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाना इसी बुक से मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें बहुत अच्छा शॉर्ट में दिया गया है, और इतना शॉर्ट में और इतना अच्छा दिया गया है कि एक ही बार में समझ में आ जाता है। मैंने ये बुक पूरी अच्छे से रीड की हुई है, तो ये बुक यानी कि मेरे हिसाब से इतनी अच्छी है, इसलिए मैं आपको इस बुक का सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अरविंद की बुक है ये देखिए। इसके बाद ये मैं इसको ओपन कर रही हूँ। इसमें ये देखिए 15/10/2017 का सॉल्व्ड पेपर है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक का जो पेपर आता है प्राइमरी का। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। सॉल्व्ड पेपर है तो इसमें क्वेश्चन तो वही होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लेकिन इसमें ये जो दिया गया है मैटर बहुत अच्छा देखिए दिया गया है, शॉर्ट में है और बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये देखिए वृद्धि एवं विकास, इस तरीके से दिया गया है। बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है और बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा दिया गया है, जिससे कि समझ में आ जाता है। देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार विकास की विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं पूरी। ये ठीक है, ये देखिए दिया गया है रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं। ये दिया गया है सैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। और इधर दिया गया है विकास के विभिन्न आयाम। ये ठीक है, क्रियात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, इसके बाद आता है मानसिक विकास, फिर हमारा आता है संवेगात्मक विकास, फिर आता है भाषाई विकास। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छा दिया गया है। तो स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं, एक बार इस बुक को रीड करते हैं। ठीक है, वृद्धि एवं विकास में जैसा कि दिया गया है, वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने बुक नहीं ली है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी बुक अच्छे से रीड करवा दूंगी जब तक यूपी टेट का एग्जाम होगा। तो इस बात की आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको वीडियोस डेली देखने होंगे। दिन में 2 वीडियोस भी आ सकते हैं, एक दिन में मैं 2 वीडियोस भी डाल सकती हूँ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया गया है वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है, यानी कि वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु तक होती है और विकास निरंतर चलता रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। तो देखिए इन्हीं शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों, गुणों तथा विशेषताओं की नियमित व क्रमिक गति एवं उत्पत्ति को ही विकास कहा जाता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन का वास्तविक प्रारंभ जन्म से पूर्व गर्भाधान के समय ही हो जाता है। शिशु जन्म तो विकास क्रम में घटित होने वाला एक स्वाभाविक परिवर्तन है, जिसके द्वारा शिशु माता के गर्भ के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा अंतर हो गया वृद्धि एवं विकास में। तो देखिए वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक ही होती है और विकास हमारा जो है वो निरंतर चलता रहता है, यानी कि गर्भाधान से लेकर और जीवन पर्यंत किसी ना किसी रूप में चलता ही रहता है। सामान्य भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग प्रायः एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, जबकि अवधारणात्मक रूप से ये दोनों शब्द अलग अलग महत्व और अर्थ वाले हैं। तो ये तो हो गया वृद्धि का अर्थ। ठीक है, अब देखिए दिया गया है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम। तो देखिए विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। क्रमिक परिवर्तनों का नाम ही विकास है।
विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन समान नहीं होते हैं। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। जीवन के पूर्वार्ध में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण प्रारंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान एक व्यापक प्रत्यय है जो प्राणी के विकास की विभिन्न शारीरिक और मानसिक दशाओं का गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अरस्तू के अनुसार, अरस्तू ने विकास की परिभाषा जो दी है वो क्या दी है, तो देखिए, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ठीक है, अरस्तू ने क्या कहा है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। इसके बाद देखिए, हरलॉक ने क्या कहा है, हरलॉक के अनुसार विकास का आशय वे व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हों। तो अब देखिए, विकास और वृद्धि में अंतर दिया गया है। तो क्या क्या अंतर दिया गया है? क्षेत्र के आधार पर अंतर यह है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। और देखिए, विकास का क्या अर्थ होता है क्षेत्र के आधार पर? तो देखिए, विकास का अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है, वृद्धि इसका एक भाग मात्र है। यानी कि विकास जो है वो अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है और वृद्धि इसका एक भाग मात्र है। तो अब देखिए, विकास के आधार पर कैसे है वृद्धि? तो इसमें देखिए दिया गया है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। मतलब कितने अच्छे से देखिए इसमें दिया गया है, समझाया गया है कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। और अब देखिए, विकास के आधार पर क्या होता है विकास? बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, मतलब विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इसके बाद इसमें देखिए दिया गया है परिमाणात्मक, यानी परिमाणात्मक के आधार पर क्या है वृद्धि? वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। विकास शब्द का प्रयोग कैसे होता है परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ? तो इसमें देखिए, व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। अब इसमें देखिए दिया गया है परिपक्वता के आधार पर। तो देखिए, परिपक्वता कैसे आती है? वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के बाद यह रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। अब देखिए दिया गया है विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं? तो इसमें देखिए दिया गया है, मानव विकास की अवस्था के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। वर्गीकरण के अनुसार मानव के विकास के चरण मुख्यतः 9, जबकि बालक के विकास के चरण मुख्यतः 6 माने गए हैं, जो अग्र तालिका से समझे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए दी गई है तालिका। तो देखिए, ये तालिका दी गई है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो पहला दिया है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयःसंधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो ये तालिका आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो इसमें देखिए दिया गया है गर्भावस्था में, गर्भ काल से जन्म लेने तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। ठीक है, फिर है शैशवावस्था। तो देखिए, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हैं। ठीक है, विकास की अवस्थाएं। फिर हमारी आती है देखिए बचपनावस्था। तो बचपनावस्था कब से कब तक की होती है? तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था बचपनावस्था कहलाती है। फिर आती है बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद आती है देखिए वयःसंधि। तो वयःसंधि क्या होती है? तो देखिए, बाल्यकाल से किशोरावस्था को जोड़ने वाली अवधि अर्थात 12 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य की अवस्था वयःसंधि कहलाती है। इसमें कुछ अवधि किशोरावस्था तथा कुछ अवधि बाल्यावस्था की आ जाती है। दोनों ही
ये इसमें स्थितियां आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था देखिए कब से कब तक की होती है? 13 वर्ष से 17 वर्ष के मध्य की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। फिर हमारी आती है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। फिर आती है मध्यावस्था। तो 41 वर्ष से 60 वर्ष तक अवस्था मध्यावस्था कहलाती है। इसके बाद लास्ट है वृद्धावस्था। तो 61 से आयु पर्यंत, 61 वर्ष से आयु पर्यंत तक की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। ये सारी अवस्थाएं किसके अनुसार हैं? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। अब देखिए आता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दिया है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं रॉस। तो रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। शैशवावस्था इन्होंने बताई है 1 से 3 वर्ष। फिर ये जो रॉस हैं इन्होंने फिर बताई है पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का समय इन्होंने बताया है 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था इन्होंने बताई है 12 से 18 वर्ष। तो देखिए बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। ये है हरलॉक के अनुसार। तो हरलॉक के अनुसार क्या अवस्थाएं बताई गई हैं? गर्भावस्था में बताया है गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था कहलाती है गर्भावस्था, ठीक है। फिर इन्होंने बताई है शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। फिर इन्होंने बताई है बचपनावस्था। बचपनावस्था बताई है 3रे सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर बताई है पूर्व बाल्यावस्था 3रे वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर इन्होंने बताई है वयः संधि यानी कि 12 से 14 वर्ष तक। फिर बताई है पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। और उत्तर किशोरावस्था इन्होंने बताई है 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। फिर इन्होंने बताई है प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। फिर इन्होंने बताई है मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। तो इन्होंने ये जो वर्गीकरण किया है ये ऊपर ये जो दी गई है तालिका इसी के अनुसार इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है, ठीक है, हरलॉक ने। इसके बाद आते हैं सैले। तो सैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो देखिए शैशव काल इन्होंने बताया है 1 से 5 वर्ष। बाल्यकाल इन्होंने बताया है 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था इन्होंने बताई है 12 से 18 वर्ष। तो ये जो विकास की अवस्थाएं हैं ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने हिसाब से की हैं, ठीक है। तो सभी मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब आते हैं कॉलसैनिक। तो कॉलसैनिक ने भी विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण इन चरणों में किया है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया गर्भाधान से जन्म तक पूर्व जन्म काल का समय होता है। तो और फिर इन्होंने बताया जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक की अवस्था इन्होंने बताई है शैशव। फिर इन्होंने बताई है आरंभिक शैशव 1 या 2 माह से 15 माह तक। और उत्तर शैशव बताई है 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यकाल 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। और फिर इन्होंने किशोरावस्था जो बताई है वो 12 से 21 वर्ष तक बताई है। तो अब देखिए सामान्यतः मनोवैज्ञानिक मानव विकास को निम्न 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। मतलब जो सामान्य मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो है मानव विकास को 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहले शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12। किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की अवस्था। अब देखिए विकास के विभिन्न आयाम। तो सबसे पहला आता है क्रियात्मक विकास। ये सारे ही विकास के विभिन्न आयाम भी हम लोग पढ़ लेते हैं आज के ही वीडियो में। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन इसमें आपको डिटेल एक एक चीज की समझ में आ रही होगी और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर्स भी इसी से आपको सॉल्व करवाऊंगी जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती चलेगी। तो देखिए क्रियात्मक विकास में दिया गया है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक विकास क्या होता है?
व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि चलना, उठना, बैठना। तो इन सब के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, चलने के लिए पैरों की, बैठने के लिए भी हमारी ये जो मांसपेशियां और तंत्रिकाएं हैं ये सारी क्या करती हैं? गतिविधियां करती रहती हैं। तो देखिए, एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, एक नवजात शिशु जो है वो उठना, बैठना, चलना फिरना नहीं जानता है। तो देखिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही आयु बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक में आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है तो उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है शारीरिक विकास। तो देखिए, शारीरिक विकास में दिया गया है बालक के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है। व्यक्ति के शारीरिक विकास को जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में बांटकर समझा जा सकता है। जन्म पूर्व में निषेचन से लेकर जन्म होने तक की लगभग 9 माह तक की अवधि तक शिशु का विकास होता रहता है। जन्म के बाद शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में स्थायित्व आने लगता है। शारीरिक विकास पर बालकों के आनुवंशिक गुणों, बालक के परिवेश एवं देखभाल का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मानसिक विकास। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य शक्तियों तथा संवेदनशील अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि से होता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जबकि किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों में गुणात्मक उन्नयन अधिक होता है। मानसिक विकास को अनेक कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज आदि सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए ताकि वे बालकों से संबंधित समस्याओं का निदान कर सकें। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो संज्ञानात्मक जो है वो दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। ठीक है, अब आता है संवेगात्मक विकास, क्योंकि जीन पियाजे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों को अभी ही बता दी। जीन पियाजे का डिटेल वर्णन मैं अभी आगे आने वाले चैप्टर में करूंगी। मैं वीडियो को थोड़ा लॉन्ग जरूर कर रही हूं, लेकिन आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए, मेरा यही एम है। तो ये जो नेक्स्ट विकास आता है संवेगात्मक विकास। संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य कुछ प्रमुख संवेग हैं। संवेगों का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धनात्मक संवेग व्यक्ति के व्यवहार को परिपूर्ण बनाते हैं। संवेग की स्थिति में विचार प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है। संवेग मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। बालकों में आयु बढ़ने के साथ ही साथ इन संवेगों का भी विकास होता रहता है। संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं? संवेग यही है, ठीक है, हमारे अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, यानी कि जैसे हमको क्रोध आ रहा है, ठीक है, तो ये एक संवेग है। हमको जैसे कि क्या मतलब, हमारे अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही, भय है, क्रोध है, घृणा है, जो भी हमारे अंदर हो रहा है, चल रहा है, वही सारे संवेग हैं। हमारे अंदर के संवेग जो हैं वो कैसे होते रहते हैं? जागृत होते रहते हैं। ये ठीक है, समय समय पर हमारे अंदर के संवेग भी जागृत होते रहते हैं। तो संवेग जो है वो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। बालकों में आयु बढ़ने के साथ ही साथ इन संवेगों का विकास भी होता जाता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक व्यवहार प्रायः अस्थिर होता है, जो बाल्यावस्था में स्थिरता की ओर अग्रसर होने लगता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः अधिक उग्र होते हैं।
वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, पारिवारिक वातावरण आदि कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। अध्यापक तथा अभिभावक बालक बालिकाओं के संवेगात्मक विकास को सही दिशा दे सकते हैं। अब आता है भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन में भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। नैतिक विकास देखिए क्या है। तो देखिए, नैतिक विकास से तात्पर्य नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करना है, जिससे व्यक्ति नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण कर सकें। जीन पियाजे तथा कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास प्रक्रिया को कुछ स्तरों अथवा सोपानों में वर्गीकृत करके स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर क्रमशः नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता तथा नैतिक सापेक्षता बताए हैं, जबकि कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर तथा उत्तर परंपरागत स्तर नामक 3 स्तरों में नैतिक विकास को बांटा है। नैतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति को नैतिक चिंतन एवं उसके पीछे निहित तर्क भिन्न भिन्न होते हैं। स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, समूह, धर्म, जनसंचार, मानसिक क्षमता जैसे विभिन्न कारकों से नैतिक विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब आता है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में देखिए क्या दिया गया है। सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करने से है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, तत्पश्चात समाज को। सबसे पहली पाठशाला जो बालक की होती है वो परिवार ही होती है और उसके बाद की पाठशाला समाज को मानी गई है। सामाजिक अंतरक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा विश्वासों में आस्था रखना सीखता है। शिक्षा के द्वारा बालक बालिकाओं के समाजीकरण को वांछित दिशा तथा गति दी जा सकती है। विकास के अन्य पक्षों की तरह से सामाजिक विकास को भी 3 अवस्थाओं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। वंशानुक्रम शारीरिक व मानसिक विकास का स्तर, संवेगात्मक परिपक्वता, परिवार का शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर, पड़ोस व समाज, विद्यालय तथा शिक्षक आदि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने के लिए उनसे प्रेरणा लेता है। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व या फिर कारक, तो देखिए पोषण है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बुद्धि, प्रजाति, वातावरण, शुद्ध वायु एवं प्रकार, रोग एवं चोट, यौन। तो इस तरीके ये जो है ये विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो फ्रेंड्स, एक टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा अधिगम। तो एक टॉपिक आप लोग समझ लीजिए। वीडियो को एक बार में अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा जरूर देखिए और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवाऊंगी और आपकी तैयारी इस बार बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप मेरे सभी वीडियोस को अच्छे से वॉच कर लेंगे। आज से स्टार्ट करवा दिए मैंने अरविंद की बुक से और अरविंद की बुक में इतना अच्छा दिया गया है, इतना अच्छे से दिया गया है शॉर्ट में, जो मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छे से दिया गया है। मैंने ये बुक पूरी रीड की हुई है, इसलिए मुझे, और मैंने इसी बुक से यूपी टेट खुद का भी क्लियर किया था एक ही बार में। तो इस बार अगर आप यूपी टेट एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियोस को डेली देखिए बिना स्किप किए हुए, और एक बार नहीं 2 बार भी देख लीजिए तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगी हर एक चीज़। ठीक है, तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अधिगम बताऊंगी और फिर मैं इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए सिलेक्टेड बिल्कुल लेकर आती हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।